नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से एसएससी सीजीएल का जो है एक और सेट सॉल्व करने वाले हैं। एंड दिस वन इज सेट नंबर 16 दैट वी आर सॉल्विंग। और अब जो है 36 शिफ्ट्स में से ये 16th आज शिफ्ट हो गई है, तो अब काफ़ी कम ही हैं जो शिफ्ट्स बची हैं। अब बहुत सारी शिफ्ट्स थी, इसलिए हमें सारी शिफ्ट्स करनी तो पड़ेंगी ही। तो चलिए, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो है वो आपको शो हो रहा होगा और आपको क्या बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो बताना है। नाउ देखिए, पहला ऑप्शन मुझे क्या दिख रहा है, पहला ऑप्शन मुझे मीडिएशन दिख रहा है। मीडिएशन जो वर्ड है ये मीडिया से बनकर आया है और ये जो वर्ड है बिल्कुल सही है। मीडिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज में बीच बचाव रखना, है ना। बीच बचाव करना यानी कि किसी को जाकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आप बीच में जाकर के बचा कर आ गए, तो कहीं पे बीच बचाव करना इज नोन एज व्हाट, मीडिएशन। कंट्रीब्यूशन की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। एफिशिएंट की स्पेलिंग जो है वो गलत है, क्योंकि एफिशिएंट की स्पेलिंग में डबल एफ आता है, तो द स्पेलिंग विल बी EFFICIENT। ठीक है, तो माई रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इज एफिशिएंट। और मिस कैलकुलेशन जो वर्ड है ये भी बिल्कुल सही है। मिस कैलकुलेशन का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज की गलत गणना कर लेना। अब किसी भी चीज की गलत गणना करने का मतलब है आपने किसी को गलत ले लिया था, गलत कैलकुलेट कर लिया था। वो चाहे वैल्यूज हो सकती है, चाहे वो पर्सन हो सकता है, उसे हम कहते हैं मिस कैलकुलेशन। तो माई रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वॉज एफिशिएंट। एफिशिएंट की स्पेलिंग में कितना आता है, डबल एफ आता है, बस यही इसमें मिस्टेक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपसे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। राम वेंट टू डैश एन आइसक्रीम। देखो, राम अगर आइसक्रीम के लिए गया है तो राम आइसक्रीम खरीदने गया होगा। अब खरीदना जो है वो वर्ब है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है BUY, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है BOUGHT, एंड अगेन इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है BOUGHT। देखो, एक वर्ड होता है बाय और एक वर्ड होता है ब्रिंग, है ना। बाय मतलब खरीदना, ब्रिंग मतलब लेकर आना। अब ना, ब्रिंग की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ना वो होती है ब्रॉट, है ना। तो ये स्टूडेंट्स क्या कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉट है कि ब्रॉट है। तो मैंने आपको बता दिया, ब्रिंग की स्पेलिंग में आर आ रहा है, इसलिए इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी आर आएगा, तो द वर्ड इज ब्रॉट। बाय की स्पेलिंग में आर नहीं है, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी आर नहीं आएगा। तो मेरा राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि राम वेंट टू बाय एन आइसक्रीम। लेकिन ये वाला जो बाय है ना, ये है टाटा बाय बाय वाला बाय। ये वर्ड है बायरे। बायरे का मतलब होता है, ये ना वो प्लेस है एक तरीके से जहां पर है ना गाय भैंस बकरियों को रखा जाता है। तो स्पेसिफिकली जहां गाय का बाड़ा होता है ना, बाड़े को हम लोग क्या कहते हैं, बायरी कहते हैं। यानी कि जहां छज्जा डाल के हम लोग गाय भैंस से खड़ी करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो जगह यानी कि वो बाड़ा क्या कहलाता है, बायरी कहलाता है। तो राम वेंट टू बाय एन आइसक्रीम होगा। तो यहाँ पर ये होमोनिम्स है, ये होमोनिम का क्वेश्चन था स्पेशली। जैसे बाय, इसको भी बाय कहेंगे, इसको भी बाय कहेंगे, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। ये वाले बाय का मतलब आप जानते होंगे, ये प्रेपोजिशन है जो द्वारा के लिए यूज होता है। आपने इसे एक्टिव और पैसिव में बहुत यूज किया है, राइट। तो दिस बायरे इज अ प्लेस वेयर काउज एंड बफेलोज आर केप्ट। ये बाय है खरीदना, ये बाय है प्रेपोजिशन, और ये है टाटा बाय बाय वाला बाय। तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। लेबर का बेसिकली मतलब होता है वेरी हार्ड वर्क, जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है उसे हम कहते हैं लेबर। अब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियस। तो आपको इंडस्ट्रियस वर्ड जो है ना, ये भी वेरी हार्ड वर्किंग के लिए याद रखना है। अब डेफिनेटली मुझसे यहाँ सिनोनिम पूछा है, यानी कि हार्ड वर्क का एक और ऑप्शन है यहाँ पर जो कि बैठा है, एंड दैट ऑप्शन इज टॉयल। टॉयल का मतलब भी यही होता है बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करना। देखो, रिलैक्सेशन का मतलब तो है आराम फरमाना, है ना, तो ये तो होगा नहीं, ये तो बल्कि इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, तो वेरी हार्ड वर्क को हम टॉयल भी कहते हैं। मैश का मतलब होता है किसी चीज को पीसना, ठीक है। और यहाँ पर डाइलियंस जो वर्ड है ना, ये डाइलियंस मतलब होता है किसी के साथ भी ना कैजुअल रिलेशनशिप जो होती है ना, कैजुअल रिलेशनशिप किसी के साथ भी है। कैजुअल यानी कि कमिटमेंट नहीं है, ओके। तो दैट कैजुअल रिलेशनशिप विद समवन इज नोन एज व्हाट, डाइलियंस। तो यहाँ पर मेरा लेबर का सिनोनिम क्या हो गया, टॉयल। और अगर मुझसे एंटोनिम पूछा होता तो वो क्या होता, रिलैक्सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट पूछ रहा है अंडरलाइन सेगमेंट का। तो एक बार आप इस सेंटेंस को रीड आउट करें कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, सेंटेंस क्या कह रहा है, टू द जनरल पब्लिक, यानी आम जनता के लिए, विलियम वॉज बेस्ट नोन एज अ, विलियम उनके लिए क्या जाना चाहते थे, क्रूसेडर जाना चाहते थे, फॉर पीस एंड हैंड एंड एज एन
एक तो शांति के लिए जाने जाते थे और एक एडमायर्ड क्रिटिक के फॉर्म में जाने जाते थे। और ये क्रिटिक किसकी करते थे? सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर ये क्रिटिक करते थे। तो यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिक ऑन। क्या होती है? क्रिटिक ऑन। और क्रिटिक ऑन का ना बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज में अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करना। तो एक्सप्रेस एन ओपिनियन, है ना, ऑन समथिंग, यानी किसी भी मुद्दे पर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करना। अब ये ओपिनियन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और ये ओपिनियन आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आपकी ओपिनियन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन अगर आप अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिक ऑन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्रिटिक के साथ अबाउट का यूज हम करेंगे नहीं, बाय का यूज भी नहीं करेंगे, और ये दोनों ऑप्शन भी अबाउट से रिलेटेड है। तो क्रिटिक ऑन समथिंग होता है, क्रिटिक ऑन समथिंग यानी टू टॉक ऑन या टू गिव एन ओपिनियन, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नाउ वेदर दैट ओपिनियन मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजंट मैटर, बट एटलीस्ट यू आर एक्सप्रेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये विलियम थे, ये अपनी ओपिनियन यानी कि अपनी क्रिटिक किसके ऊपर देते थे? सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट्स पे। आगे बढ़ते हैं। इट इज वेरी हार्ड फॉर हर फैमिली for her to provide the necessities of a family। देखो ये होता है प्रोवाइड के साथ में preposition जो है ना वो to आता है। प्रोवाइड समथिंग टू somebody होता है, यानी आपने कोई वस्तु जो है ना वो किसी को जो है वो प्रोवाइड की है। तो प्रोवाइड यहाँ पर समथिंग कौन है? नेसेसिटीज। किसको प्रोवाइड किए? फैमिली को। तो यहाँ ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा? टू आएगा। तो मैं क्या बोलूँ? प्रोवाइड द नेसेसिटीज टू हर फैमिली। तो माय ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या ध्यान रखना है? प्रोवाइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आता है? टू आता है। और ये फ्रेज क्या होती है? प्रोवाइड समथिंग टू समबडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आपसे पैसिव वॉइस जो है वो इस सेंटेंस का पूछा जा रहा है, और बेसिकली ये सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिख रहा होगा। तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है तो इज एम आर के साथ में दिखना चाहिए, या इसके साथ बीइंग है होगा नहीं, या इज के साथ में वेक्स्ड है, लेकिन इस सेंटेंस में समटाइम्स मिसिंग है और ये बेसिकली आई से स्टार्ट होगा। समटाइम्स ही वेक्सेस में, ये भी नहीं होगा। ये राइट आंसर, आई एम समटाइम्स वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिसमैटिस। ये वर्ड मैंने आपको वन वर्ड वाली क्लास में याद भी कराया था। कैसे याद रखेंगे? न्यू मिस जो है ना, नई जो मैम आई है वो मैट के नीचे, मैट समझते हैं आप? जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो मोस्टली सब्जी वाले होते हैं ना, जो सब्जी सेलर होते हैं, वेजिटेबल सेलर, ये लोग क्या करते हैं? पैसे वगैरह को ना मैट के या पॉलिथीन के नीचे छुपा के रखते हैं। तो वैसे ही आप याद रखेंगे कि ये जो न्यू मिस है ना, ये मैट के नीचे किसको? कॉइन्स को छुपा करके रखती है। तो इससे आपको ये वर्ड याद हो जाएगा, न्यूमिसमैटिस्ट। तो न्यूमिसमैटिस्ट इज व्हाट? द स्टडी ऑफ कॉइन्स। कार्टोग्राफर क्या होता है? वन हु स्टडीज या वन हु ड्रॉज मैप। जो मैप के ऊपर काम करते हैं ना उनको बोलते हैं हम कार्टोग्राफर। वन हु ड्रॉज मैप इज नोन एज कार्टोग्राफर। ग्राफ मीन्स ड्रॉ करना, राइट करना। इंफॉर्मेटिक्स वर्ड भी रिलेटेड टू यही है, इंफॉर्मेशन के। और जो कोरियोग्राफी है, कोरियोग्राफी जो है ना, ये है कि आपके डांस परफॉर्मेंस के मूवमेंट्स जो डिसाइड करते हैं ना, तो बेसिकली जो डांस सिखाने वाले होते हैं हम उन्हें कहते हैं कोरियोग्राफर। और कोरियोग्राफी में आपको डांस की क्या सिखाई जाती है? स्टेप्स जो है वो सिखाई जाती है, वो क्या कहलाती है? कोरियोग्राफी कहलाती है। तो द स्टडी ऑफ कॉइन इज न्यूमिसमैटिस्ट, कार्टोग्राफी इज वन हु ड्रॉज मैप, इंफॉर्मेटिक्स इज इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, एंड कोरियोग्राफी इज डांस स्टेप्स से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। आपको सिनोनिम बताना है किसका? थैंकफुल का। थैंकफुल का क्या मतलब होता है? धन्यवाद। तो अपन क्या कहते हैं? मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपके लिए प्रति थैंकफुल रहूंगा। उसे आप ऑब्लाइज्ड भी कहते हैं। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू। ऑब्लाइज्ड टू यू यानी मैं आपका क्या हूँ? आभारी हूँ। और आभारी को, आभार व्यक्त करने को हम क्या कहते हैं? धन्यवाद कहते हैं। तो चाहे आप आभार व्यक्त कर लो, चाहे आप धन्यवाद कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। आप चाहे थैंकफुल बोल लो, चाहे ऑब्लाइज्ड बोल लो। तो आपसे क्योंकि सिनोनिम पूछा गया था ऑब्लाइज्ड का, तो ऑब्लाइज्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? थैंकफुल। देखो अफर्मेशन वर्ड जो है ना, ये हमने इससे पिछले वाले सेट में भी देखा था। अफर्मेशन का मतलब होता है पॉजिटिव, किसी को हाँ करना। अनग्रेटफुल का मतलब नेगेटिव है, किसी के प्रति धन्यवाद न देना। ये थैंकफुल का उल्टा हो जाएगा। और बेसिकली ऑब्सक्योर का मतलब होता है किसी भी चीज का धुंधलापन, है ना, यानी कि धुंधलापन इज नोन एज ऑब्सक्योर। तो यहाँ थैंकफुल का मतलब धुंधला भी नहीं है। माय राइट आंसर इज ऑब्लाइज्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? बुली का जो है आपको सिनोनिम बताना है। बेसिकली बुली का क्या मतलब होता है? बुली का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति है ना जो किसी को बेसिकली अपने हरकतों से क्या करके रखे? परेशान करके रखे, है ना।
तो जब हम किसी को परेशान करके रखते हैं तो वो पर्सन क्या कहलाता है, बुली। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को क्या करे, परेशान करे। और परेशान को ही हम सिनोनिम में ऑप्रेसर भी कहते हैं। ऑप्रेसर का मतलब बेसिकली होता है अत्याचारी, यानी जो किसी पे क्या करे, अत्याचार करे, परेशान करे, अगेन जो किसी को अगेन क्या करे, बुली करे। तो बुली का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्रेसर। देखो बाकी ऑप्शंस तो दूर दूर तक मिलते ही नहीं है। ऑक्सन का मतलब बैल होता है, प्लाव का मतलब खेत जोतने से होता है, और ये जो वर्ड कैडल है ना, कैडल जो है, कॉडल तो बल्कि और उल्टा पॉजिटिव वर्ड है। कॉडल का मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा केयर करना, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के जो होते हैं ना, तो एक्सेसिव किसी की क्या करना, केयर करना ना, किसी की बहुत ज्यादा ही देखभाल करना, वो कहलाता है कॉडल। तो चाहे जो ओवर प्रोटेक्टिव टाइप के पर्सन होते हैं दे आर नोन एज कॉडल, और जो परेशान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बुली या फिर ऑप्रेसर। मुझसे सिनोनिम पूछा था तो बुली का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्रेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्करेज का जो है ना अपोजिट बताना है। नाउ डिस्करेज का क्या मतलब होता है, किसी की करेज खत्म कर देना, नेगेटिव वर्ड है ना ये। तो किसी का उत्साह जो है वो कम करना, वो कहलाता है डिस्करेज ना। उत्साह कम करना अगर डिस्करेज है तो एनर्जेटिक तो नहीं होगा ना, एनर्जी नहीं होगा इसका उल्टा हो जाएगा इंस्पायर करना, यानी किसी को करेज देना। तो करेज का सिनोनिम होता है किसी को क्या, इंस्पायर करना। डिसअपॉइंट अगेन नेगेटिव वर्ड है, एडमायर तो तारीफ करना होता है। तो यहाँ डिस्करेज का उल्टा क्या हो जाएगा, इंस्पायर्ड। और डिस्करेज का सिनोनिम मतलब एंटोनिम जो है वो इंस्पायर्ड प्लस करेज दोनों ही है, दोनों आपस में सिनोनिम है। और जबकि इनका एंटोनिम क्या है, टू डिस्करेज समवन। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। वन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, यानी कि जो वस्तुओं का कौन सा एस्पेक्ट देखे, वर्स्ट, यानी कि जो नेगेटिव साइड देखे किसी भी चीज का, है ना, यानी कि हर चीज में बुराइयां ही बुराइयां दिखे। तो हर चीज का नेगेटिव साइड देखने वाले व्यक्ति को हम पेसिमिस्ट कहते हैं। ये भी हमने वन वर्ड वाली क्लास में याद किया था। और इसका उल्टा होता है ऑप्टिमिस्ट। तो जो निराशावादी होते हैं, जो होपलेस टाइप होते हैं ना, जो हर किसी में निराश ही रहते हैं, तो जो निराशावादी पर्सन है दे आर नोन एज पेसिमिस्ट। और जो आशावादी पर्सन है, यानी जो हर चीज से क्या रखते हैं, होप रखते हैं, आशावादी टाइप, उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट इसका एंटोनिम है। एल्ट्रिस्ट जो वर्ड है ये और फिलेंथ्रोपिस्ट ये आपस में सिनोनिम है, और इन दोनों का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, यानी कि जो लोगों की क्या करे, हेल्प करे। हेल्पिंग नेचर जिनका होता है ना, जो लोगों की भलाई करते हैं, सोशल वर्कर टाइप, उनको हम बोलते हैं एल्ट्रिस्ट या फिर फिलेंथ्रोपिस्ट। तो पेसिमिस्ट जो है वो वर्स्ट एस्पेक्ट देखता है, और जो ऑप्टिमिस्ट है वो क्या देखता है, हमेशा हर चीज की पॉजिटिव साइड देखता है। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पे क्या बताना है, इनकरेक्टली आर्टिकल बताना है जो यूज हुआ है। देखो ना, मैंने आपको है ना ग्रामर वाली क्लास में एक चीज बताई थी, जब मैंने आपको एरर स्पॉटिंग की एक वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब भी कभी दो नाउन के बीच में प्रपोजिशन ऑफ आ रहा होता है, नाउन ऑफ देन नाउन, और ये दोनों नाउन डिफरेंट है ना, यानी ये दोनों नाउन सेम नहीं है, तो हम हमेशा फर्स्ट नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है। क्या कहा है मैंने, यदि आप दो नाउन के बीच में प्रपोजिशन ऑफ लगा रहे हैं और ये दोनों नाउन डिफरेंट है, तो जो फर्स्ट नाउन होता है उससे पहले हमेशा द आर्टिकल आता है। यही यहाँ पर एक एरर है। देखो यहाँ पर एक नाउन क्या है, इंटेलेक्चुअल, फिर यहाँ पे दूसरा नाउन क्या है, ह्यूमन काइंड, है ना, और ये दोनों नाउन किससे कनेक्टेड है, ऑफ से। तो यहाँ पर इस फर्स्ट नाउन से पहले एन नहीं आएगा, क्या आएगा, द आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, द इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। अब ये ऑफ ह्यूमन काइंड इंटेलेक्चुअल के साथ में भी है, और ये ऑफ ह्यूमन काइंड मॉरल सॉलिडेरिटी के साथ में भी है, क्योंकि एंड से कनेक्टेड है। तो क्या ध्यान रखना है, व्हेनेवर टू नाउन एंड बोथ नाउन शुड बी डिफरेंट आर कनेक्टेड विद द प्रपोजिशन of, then with the first noun you will have to use article the and it's mandatory. Okay, तो यहाँ पर first noun से पहले article problem थी, यहाँ n नहीं आएगा, the। और देखो कितना अच्छा ये क्वेश्चन है, ये साफ साफ बोल रहा है कि आपको आर्टिकल रिलेटेड एरर बतानी है, और इस पूरे सेंटेंस में आर्टिकल एक ही जगह यूज है, तो बेसिकली आपका ध्यान वहीं जाना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हुई, फोर्थ पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगेन आपको एरर स्पॉटिंग का ये क्वेश्चन है, आपको देखना है कि इज देयर एनी एरर और नॉट। जरा आप एक बार इस सेंटेंस को रीड करना। नो मैटर हाउ हार्ड, आप ना वर्क यू बोल ही नहीं पाएंगे, है ना, आपके मुंह से क्या निकलेगा, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हो, योर बॉस विल नॉट रिकॉग्नाइज योर एफर्ट्स, आपका बॉस जो है वो आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, डेफिनेटली सब्जेक्ट पहले आएगा और उसी के बाद वर्ब आएगी ना। तो कौन से पार्ट में एरर हुई, यू वर्क नहीं, सॉरी वर्क यू नहीं होगा, यू वर्क होगा, और हार्डली नहीं होगा,
हाउ हार्ड यू वर्क होगा। तो माई फर्स्ट ऑप्शन इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस जो है वो बताना है। He will give a lecture on personality development। now देखो will give है ना, will be given दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे will be given है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पे will be given है? बिल्कुल है। यहाँ will be giving आ गया, can be given आ गया, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से चेक करते हैं। तो a lecture on personality development ये भी ठीक है, a lecture will be given on personality development ये भी ठीक है। लेकिन इन दोनों में से इस सेंटेंस में बाय प्लस सब्जेक्ट दे रखा है और इसमें बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं है, तो हम प्रायोरिटी वाइज कौन सा आंसर टिक करेंगे जिसमें बाय प्लस सब्जेक्ट दे रखा हो। तो जब दे रखा हो तो माय आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। सेकंड इज आल्सो राइट, सेकंड इज नॉट रॉन्ग, बट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें बाय प्लस सब्जेक्ट हमें गिवन है। आगे बढ़ते हैं। अगेन मुझे स्पेलिंग एरर जो है ना इन सेंटेंस में बतानी है, तो देखते हैं किसमें गलत दे रखी है। रेल लाइन्स गो पैरेलल, पैरेलल की भी सही है, लाइन्स की भी सही है, यानी इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये ऑप्शन घट गया। The host institution must provide the delegates with accommodation। कई बार हम इस स्पेलिंग को मिस स्पेल में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है इसमें डबल सी और डबल एम आता है, तो यही स्पेलिंग गलत हो गई। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। द बॉस एड्रेस की सही है, मीटिंग सही है, अक्रेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, डबल सी डबल आर ई आता है, लूनर एक्लिप्स की भी सही है, मिस्ट्री की भी सही है, चिल्ड्रन की भी सही है। यानी कि इन बाकी सेंटेंसेस में कोई एरर नहीं है। एरर कौन से पार्ट में थी? सेकंड पार्ट में। और स्पेलिंग एरर किसकी थी? अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन की स्पेलिंग में डबल सी और डबल एम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको एंटोनिम बताना है एंटायर का। एंटायर का क्या मतलब होता है? पूरा, है ना, संपूर्ण। आपने सब कुछ ले लिया है, कंप्लीट चीज है, तो जब कोई चीज कंप्लीट है तो वो कहलाती है एंटायर, पूरा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। देखो अनडिवाइडेड अलग चीज हो गई, थ्रो अलग चीज हो गई, और इनग्रेस जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है किसी भी चीज में एंट्री करना, है ना। तो चाहे आप एंट्री बोल लो, चाहे आप एंट्रेंस बोल लो, है ना, वो क्या कहलाता है? किसी भी चीज में एंट्री यानी घुसना इज नोन एज व्हाट? इनग्रेस मीन्स। ठीक है, तो यहां पर एंटायर का उल्टा क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई राइट आंसर। माई कजन वर्क्स डे एंड नाइट। देखो डे एंड नाइट का मतलब है सुबह से लेके शाम तक या रात तक वो काम ही करता रहता है। यानी कि जब आप बात करते हैं ना कि पूरा टाइम ये इसी में लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक यानी घड़ी की सुइयां जैसे घूमती है ना, अराउंड मतलब घूमती है, तो घड़ी की सुइयां घूमती जा रही है, सुबह से रात होती जा रही है, लेकिन ये अपने काम में लगा हुआ है। देखो यहाँ पे ग्रेट डीलिंग का मतलब आप जानते हैं, वेल ऑफ टीयर्स का मतलब होता है दुख का पहाड़ किसी पे टूट पड़ना ना, यानी दुख है ना एक आधा नहीं, पूरा पहाड़ ही आ गया है, तो दुख के पहाड़ को हम लोग कहते हैं वेल ऑफ टीयर्स। और हैंडफुल का मतलब है कि एक मुट्ठी में जितना आ जाए, है ना, यानी कि एज मच एज जितना आप कंट्रोल कर सको या फिर आप जितना मैनेज कर सको उतना क्या कहलाता है? हैंडफुल। यानी कि आपके मैनेज से या आपके कंट्रोल से बाहर नहीं होनी चाहिए, जितना आप कर सको वो हैंडफुल कहलाता है। वेल ऑफ टीयर्स मतलब बता ही दिया, दुख का पहाड़। और अराउंड द क्लॉक यानी कि पूरा टाइम इस काम में लगे रहना। आगे बढ़ते, PQRS का ये क्वेश्चन है बेसिकली, तो हमें देखना है कि हम किससे इसको अरेंज करें। 3 ही सेंटेंस है। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है दैट्स वाई, दैट्स वाई है, तो डोंट यू थिंक कि ये तो रिजल्ट शो कर रहा है। अगर ये रिजल्ट शो कर रहा है तो ये फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता, तो ए से तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे। ब्यूटिफुली फर्म नाइस सिल्की रादर देन थिन एंड वाटरी इट स्टेज। अब इट स्टेज में इट कौन है ये भी नहीं पता, तो इसका मतलब आप बी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। सी देखते हैं, सिल्की थिक डबल आइसक्रीम। हाँ बिल्कुल, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हैज ए यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर, इसका एक यूनिक ही फ्रेश टेस्ट और टेक्सचर है, तो बिल्कुल आपका सेंटेंस सी से ही स्टार्ट होगा। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी माय राइट आंसर कि थिक डबल आइसक्रीम से ये सेंटेंस स्टार्ट है। फिर आपने इसकी क्वालिटीज बताई है, ब्यूटीफुली फर्म, नाइस, सिल्की रादर देन थिन, और फिर आपने बताया दैट्स वाई सिल्की इज डिलीशियसली डिफरेंट। ये आपने रिजल्ट शो किया है। तो माय राइट सब्स्टिट्यूट यानी कि माय राइट रीअरेंजमेंट वुड बी सी देन बी देन ए। ऑप्शन नंबर 4 इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपको ईडियम का मतलब बताना है कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। नाउ बेसिकली कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है स्टारवेशन यानी भूखमरी को अवॉइड करना। इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखो है ना, हमारे खुद का अगर आप ना वोल्फ को डोर पर आने दोगे तो वोल्फ को है ना बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो अगर आप वोल्फ को ही अगर खिला दोगे तो आप खुद क्या खाओगे? आप तो भूखे मर जाओगे। तो आप वोल्फ को अपने दरवाजे से क्या रखते हो? दूर, ताकि आप अपनी स्टारवेशन अवॉइड कर सको, यानी आप अच्छे से खा सको। तो वैलो एंड पॉवर्टी नहीं होगा, एनकरेज नहीं है स्टारवेशन को, और रेलिश भी नहीं है, ये है अवॉइड करना स्टारवेशन को, भूखमरी को। वो क्या कहलाता है? कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर।
आगे बढ़ते हैं, अगेन आपको एरर स्पॉटिंग जो है वो इस सेंटेंस में बतानी है। देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस इज सेइंग डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक, यानी डॉक्टर सिन्हा जो है वो नई किताब लेकर आए ऑन सोशल इम्पैक्ट। यानी देखो जब है ना ये बुक की बात कर रहा है कि डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट, तो ब्रॉट अबाउट नहीं होता है। ब्रॉट अबाउट का तो मतलब होता है किसी भी चीज का कारण होना, यानी टू कॉज टू हैपन, कि भैया ये कारण से ये चीज हुई है। अब यहाँ पर बुक नहीं लेकर आना, ये तो कोई कारण तो नहीं है ना, तो यहाँ पर हम फ्रेजल वर्ड यूज करेंगे ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को पब्लिश करना। तो यहाँ आप यही कहना चाह रहे हो कि जो डॉक्टर सिन्हा है उन्होंने एक नई बुक क्या की है, पब्लिश की है, किसके ऊपर, सोशल इम्पैक्ट पर। तो ये भी क्वेश्चन आज एक फ्रेजल वर्ब का था इस शिफ्ट में, यानी कि फ्रेजल वर्ब रिलेटेड क्वेश्चन था। एक हमने क्रिटिक का भी देखा है ना, प्रोवाइड का भी देखा। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के 3 क्वेश्चन आ गए। तो ब्रॉट अबाउट तो कॉज होता है, ब्रॉट आउट पब्लिश होता है। तो बेसिकली यहाँ एरर कौन से पार्ट में हुई, ब्रॉट अबाउट नहीं आएगा, ब्रॉट आउट आएगा। एरर स्पॉटिंग विल बी इन पार्ट नंबर 1। चलिए एक बार वीडियो को आप स्टॉप करके और क्लोज टेस्ट को जरूर से पढ़ें और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स कमेंट करें। फिर जो है हम लोग इस क्लोज टेस्ट को देखते हैं कि किसके बारे में बात कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। आई हैव रेकरिंग ड्रीम, मुझे एक ड्रीम आई। एक्चुअली आई हैव अ फ्यू, कुछ ड्रीम्स है मेरी। वन इज अबाउट डिसमेम्बरिंग अ बॉडी, एक क्या है, बॉडी को डिसमेम्बर, भूल जाना। आई हैड रादर नॉट गेट इन टू इट, मैं इसमें अभी घुसी नहीं हूँ। बट द डैश पर्टिनेंट वन इज अबाउट कॉलेज, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा पर्टिनेंट है, पर्टिनेंट यानी रेलेवेंट है ना, वो कौन सी है, वो है अबाउट कॉलेज। तो उनमें से सबसे ज्यादा, अब द है तो द के साथ तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी ना, तो द बेस्ट तो नहीं होगा ना, सबसे ज्यादा तो ये तो नहीं है, ये द मोर भी नहीं होगा, द स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा। यहाँ पे आएगा द बेटर पर्टिनेंट वन, बेटर सॉरी बेटर भी नहीं आएगा, मोर आएगा, द मोर पर्टिनेंट वन, यानी इनमें से जो सबसे ज्यादा है वो कौन सी है, इज अबाउट कॉलेज, है ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट है। तो ज्यादा के लिए तो अपन मोर और लेस का यूज करते हैं, तो ज्यादा है तो मोर, कम होता तो लेस, तो बट द मोर पर्टिनेंट वन, तो ऑप्शन नंबर 2 इज माय राइट आंसर। तो द मोर पर्टिनेंट वन इज अबाउट कॉलेज। इट्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर, क्या कह रहा है ये सेमेस्टर का क्या है, एंड है। एंड आई सडनली डैश दैट देयर इज अ क्लास आई फॉरगॉट टू अटेंड, मतलब सेमेस्टर का एंड आ गया और मुझे अचानक से ये बात समझ में आई कि मैं तो क्लास ही लेना भूल गई, है ना। तो मुझे अचानक से ये क्या हुआ, ऑफर तो आया नहीं होगा, मुझे अचानक से ये प्रॉमिस भी नहीं आया होगा, मैंने प्रेज भी नहीं किया है, अचानक से मुझे रियलाइज हुआ। और क्या रियलाइज हुआ कि भाई दैट देयर इज अ क्लास आई फॉरगॉट टू अटेंड, कि मैं तो क्लास लेना ही भूल गई एवर, एंड नाउ आई हैव टू सिट फॉर द फाइनल एग्जाम, और अब मुझे बिना क्लास लिए फाइनल एग्जाम में बैठना पड़ रहा है। आई वेक अप पैनिक, मैं उठी तब मैं पैनिक थी। माई जीपीए इन पैरल, और जो मेरा जीपीए था वो पैरल में था, पेन में था, ओके। हाउ कुड आई हैव डन दिस, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। वाई डू आई सो डैश डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, मैं अपने आप को इतना ज्यादा डिससेटिस्फाई कैसे कर सकती हूँ, है ना। तो अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए क्या बोल रहा है ये, वाई डू आई सो डैश डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप को इतना लगातार डिससेटिस्फाई कैसे कर सकती हूँ। तो डिससेटिस्फाई यहाँ पर जो वर्ड बता रहा है ना, ये कॉन्सिस्टेंट वर्ड बता रहा है, कंसिस्टेंट यानी लगातार ये काम चल रहा है। इसके थोड़े से ऑप्शंस जो है ना वो गलत टाइप हो गए इसका बेटर ऑप्शन होगा कंसिस्टेंटली, कि कंसिस्टेंटली जो है ना मैं अपने आप को डिससेटिस्फाई कैसे कर सकती हूँ। देन आई रिमेंबर, फिर मुझे याद आया, क्या याद आया, देन आई रिमेंबर आई हैवंट बीन इन कॉलेज इन मोर फॉर अ डिकेड, कि मैं लगभग एक डिकेड से कॉलेज नहीं गई हूँ। समवन विद डैश नॉलेज ऑफ माई एकेडमिक करियर, जिस किसी को मेरे एकेडमिक करियर की, इसके भी ऑप्शन जो है वो यहाँ टाइप नहीं हुए हैं, मैं इसके ऑप्शन यहाँ लिख देती हूँ। इसका पहला ऑप्शन था डिस्टेंट, इसका जो सेकंड ऑप्शन था वो था इंस्टिगेट, है ना, इंस्टिगेट बेसिकली एक वर्ब है। इसका थर्ड ऑप्शन जो था वो था बेसिकली ब्लीक, है ना, और जो इसका फोर्थ ऑप्शन था वो था रिमोट। अब हम इस हिसाब से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो पहले मैं आपको ऑप्शंस के मीनिंग बताऊं तो यहाँ पे डिस्टेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का दूर होना, है ना। इंस्टिगेट एक वर्ब है। ब्लीक का मतलब बेसिकली होता है किसी भी चीज का डार्क साइड होता है ना, वो कहलाता है बीक, अंधेरे में रखना, ग्लूमी जिसको हम कहते हैं। और रिमोट का मतलब होता है कि है ना एडजेक्टिव है, ये कम के लिए यूज होता है ना, कहते हैं ना रिमोट एरियाज यानी कम के लिए। अब यहाँ पर आप नॉलेज की बात करो तो डिस्टेंट नॉलेज तो होगी नहीं,
इंस्टिगेट वर्ब है, वर्ब यहाँ आएगी नहीं, या तो एडजेक्टिव आना चाहिए नाउन के लिए, है ना। तो ब्लीक नॉलेज भी नहीं होगी, डार्क नॉलेज कैसे होगी, हाँ रिमोट नॉलेज जो है वो होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज माय राइट आंसर कि समवन विद रिमोट नॉलेज, यानी जिसकी जो नॉलेज कम है, किसकी, एकेडमिक, मेरे एकेडमिक करियर की, माइट पॉइंट, वो तो यही नाइटमेयर सिनेरियो को देख करके क्या बोलेगा कि भैया एक्चुअली कॉलेजेट एक्सपीरियंस मुझे है ही नहीं, यानी कि मुझे कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, and that at certain times in my life it did not take the magic of slumber to find me completely unprepared for the final। और भैया ये जो मैजिक था ये ऐसा आया कि भाई मेरे को तो एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है, ब्लैंक हूँ, एंड वेल डैश ऑफ व्हाट मे और मे नॉट बी ट्रू। अब यहाँ पर है ना ऑप्शंस थे, एक ऑप्शन था नेवरदीलेस। अब ना नेवरदीलेस वर्ड तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि नेवरदीलेस के साथ में देखो एक प्रेपोजिशन ऑफ है, और नेवरदीलेस के साथ में हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। यहाँ अगेन एक और ऑप्शन था जिसको हम कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग। अब यहाँ पर है ना नॉट विद स्टैंडिंग का यूज भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि नॉट विद स्टैंडिंग के साथ में भी हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो फिलर था ना ये भी अगेन प्रेपोजिशन पर बेस चला गया था। तो यहाँ एक ऑप्शन रिगार्डलेस भी था, हाँ रिगार्डलेस के साथ में ऑफ ही आता है, रिगार्डलेस ऑफ समथिंग आता है। तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मे और मे नॉट बी ट्रू, भैया इस चीज के विपरीत कि क्या सही क्या गलत है, मेरे पर्सनल स्कॉलरिक रिग्रेस, आई सस्पेक्ट द स्कूल स्ट्रेस ड्रीम इज क्वाइट अ कॉमन वन। मतलब ये सब चीजें आप हटा दो तो मुझे लगता है कि जो स्कूल स्ट्रेस ड्रीम है ना वो सबके लिए कॉमन ही है, सबको ये ड्रीम जो ये जो प्रॉब्लम है ये रहती ही रहती है। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन क्या था, रिगार्डलेस ऑफ। तो ये एक और शिफ्ट थी जो अगेन आपकी एसएससी सीजीएल से जो थी वो रिलेटेड थी। आगे हम लोग और शिफ्ट्स भी जो है वो करते रहेंगे। नेक्स्ट हम कुछ वीडियोस अब आपकी जो है ना वो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम से रिलेटेड लाने वाले हैं, क्योंकि जो वोकैब है वो हमारी सीजीएल रिलेटेड तो हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो होगा एसएससी CHSL 2024 जो है हमारा टारगेट होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। हाँ, आपके जो भी अगर इंग्लिश के रिगार्डिंग डाउट्स हैं, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो चाहे वो कुछ भी हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उनका आंसर्स आपको दूंगी, चाहे वो आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ग्रामर हो, वोकैब हो, वो आपका जरूर से दिया जाएगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।